जय हिंद मेरे प्यारे विद्वानों विदुषियों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, अध्यापक अध्यापिकाओं का, मेरे रण बांकुरों का, मेरे लाल और मेरी लालियों का एवं गोरे एवं गोरियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विनस परिवार में। मैं जितेंद्र आप सभी का हिंदी का विद्यार्थी लेकर उपस्थित हूं फिर से धमाकेदार सेशन। साथियों ध्यान दीजिए, सप्ताह का पहला दिन है और अब हम धीरे धीरे दिन हमारे पास कम होते जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, नवंबर आने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 तारीख में आज हम पहुंच चुके हैं, तो अपनी तैयारी को बढ़ावा दीजिए, एक नया आयाम दीजिए। अब आपके पास रिवीजन करने का समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो हाथों हाथ दिमाग में छाप लेना है। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और कोई स्टडी ग्रुप हो वहां पर शेयर कर दे, ताकि बार बार मुझे बोलना ना पड़े। जितने बच्चे लाइव रहें उतने लाइक अपने चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। गुड मॉर्निंग सभी को। ब्रिज जी, सानू जी, दीपिका जी, शिवानी जी, इंदिरा कलाम जी, सीमा जी, किरण योगी जी, नीलम रायकवार, राधा पाटीदार मैडम, राखी मंडलोई जी, भैरव सिंह जी, जय पटिया वाले बाबा की सबलगढ़ से आ चुके हैं, कालू बगेरा जी, माया परमार, परमेश्वरी, राखी, श्रद्धा, इंदिरा, अजय सर, अंजना मैम, रीना जी, इंदिरा जी, राधा जी, कंचन जी, सानू मंसूरी जी, देवेंद्र सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए व्याख्यान को आरंभ कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। विनर सब व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है। यदि आपने इस पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा शेड्यूल, जिसमें आप देख रहे हैं कि 10 बजे अंग्रेजी का लेक्चर, 11 बजे प्यारे प्यारे सर लाइव, 11 बजे कौन से सर बोलो, प्यारे प्यारे सर यहां पर लाइव हो चुके हैं। 2 बजे एनवायरमेंट पढ़ने को मिलेगा, 5 बजे संस्कृत और 7 बजे बाल विकास का लेक्चर रहेगा। ठीक है, जो है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा हर कक्षा का। और इस सेशन को जो चल रहा है इसे फटाफट आपको लाइक और शेयर कर देना है। सहानुभूति का विलोम क्या होता है, तो भाई किसी से सहानुभूति रखना मतलब उसका विलोम क्या, तटस्थ कर दें। तटस्थ का मतलब तो होता है एक तरफ हो जाना, है ना। असहानुभूति कर दें, घृणा कर दें या निर्नुभूति कर दें। तो सहानुभूति का असहानुभूति करें या उससे घृणा करें, दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। मैं आपको फिर बता देता हूं कि यहां पर टपकने के चांस ज्यादा हैं, यहां पर टपकने के चांस ज्यादा रहेंगे। बढ़िया सोच समझकर आंसर देना कि घृणा लगाना चाहिए या असहानुभूति लगाना चाहिए, घृणा लगाना चाहिए या असहानुभूति लगाना चाहिए। किसी के प्रति सहानुभूति रखना तो असहानुभूति करें या घृणा होना चाहिए, बताओ जल्दी से। दो दिन से आपकी क्लास को बहुत मिस किया। ओके, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इस असहानुभूति को बड़े ही ध्यान से हमें देखना है। असहानुभूति शब्द को बड़े ही ध्यान से देखना है। अ लगाकर उसका विलोम तो बन रहा है, भाई सहानुभूति व्यक्त की गई और उन्होंने अपनी असहानुभूति व्यक्त की। यदि इसमें व्याकरण की दृष्टि से कोई भी त्रुटि हुई, जैसे ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर था घृणा, क्योंकि असहानुभूति शब्द में व्याकरणिक वर्तनी अशुद्धि थी। मैं फिर बता रहा हूं आपको, सहानुभूति का विलोम पूछा तो इसका आंसर क्या था, घृणा। ये पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर क्या था, घृणा। लेकिन तब था जब बी ऑप्शन में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि थी, क्योंकि यहां पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि नहीं है, तो आपका आंसर बी होगा असहानुभूति। ये आपका आंसर बी होगा असहानुभूति। जबकि इस प्रश्न जब ये पूछा गया था तो इसका आंसर घृणा था, क्योंकि असहानुभूति में वर्तनी की दृष्टि से गलत था। छोटा हो बड़ा हो असहजानुभूति लिख दिया, मान लो बीच में ज को जोड़ दिया था जबरन, है ना। तो उस हिसाब से भी आपको सोचना है, नहीं तो आप कहेंगे सर प्रश्न का आंसर तो सी था। हाँ बिल्कुल सी था, लेकिन बी वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी तब। अब यहाँ बी चूंकि बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो हमारा आंसर बी होगा। इस प्रश्न का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने के लिए सबसे प्रभावी आयु कौन सी मानी जाती है। जब भाषा सीखने के लिए जो सबसे प्रभावी आयु कौन सी मानी जाती है, शैशवावस्था मानी जाती है, किशोरावस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था मानी जाती है। मैं तीनों में बता दूं संधि भी होती है भाई साहब। शैशव एक भाववाचक संज्ञा है और शैशव धन अवस्था, शैशव धन अवस्था दीर्घ स्वर संधि के तहत बना शैशवावस्था। इसी तरह से किशोर धन अवस्था, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि के तहत बना हुआ शब्द है किशोरावस्था। बाल्यावस्था, तो ये भी ध्यान रखना, बाल्य धन अवस्था, तो ये भी क्या बन जाएगा, बाल्यावस्था। इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। और एग्जैक्ट जो आयु होती है
जैसे हमने कहा कि भाई आपकी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी आयु 27 वर्ष है, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। हमें कहना है कि मेरी अवस्था 27 वर्ष है, मेरी अवस्था 27 वर्ष है। जबकि जनरली हम आयु बोलते हैं, आपकी आयु कितनी है तो वो कहता 22 वर्ष, आपकी आयु कितनी है वो कहता 17 वर्ष, आपकी आयु कितनी है वो कहता 22 साल। ये गलत है। आपको कहना है कि मेरी अवस्था 22 वर्ष है, मेरी आयु 22 वर्ष है, ये सेंटेंस गलत है। जबकि ज्यादातर आयु ही चलता है। आयु जो शब्द यूज किया जाता है वो कंप्लीट आयु में होता है। जैसे किसी के दादाजी 80 वर्षों में मर गए, तो हम बोलेंगे कितनी आयु थी, तो वो कहेंगे 80 वर्ष थी। मतलब 80 एक कंप्लीट आयु को दर्शाता है। 80 किसको दर्शाता है? एक कंप्लीट आयु को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट आयु मतलब अब उसके बाद और बढ़ेगी नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी आयु 27 वर्ष है, तो ये गलत है। मेरी अवस्था 27 वर्ष है, आयु नहीं, अवस्था शब्द का यूज किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। भाषा सीखने के लिए सबसे प्रभावी आयु जो कौन सी मानी गई है, तो भाषा बचपन से ही बच्चों को सिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बचपन से भाषा बच्चा सीखता है, तो बाल्यावस्था ही इसकी सर्वाधिक जो है उचित आयु मानी गई है। बाल्यावस्था से ही बच्चा भाषा सीखेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही सीखेगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। अच्छा, स्टार्टिंग से सीखेगा इसका मतलब शैशवावस्था से नहीं, बाल्यावस्था से है, ठीक है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? जल्दी से बताइए। हाँ, अभी तक सभी गलत बोलते हैं, सभी आयु बोलते हैं। आयु कंप्लीट आयु होती है, फिर उसके बाद बढ़ेगी नहीं तो आयु बोलोगे, अदरवाइज अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा। और उम्र तो आया ही अरबी फारसी से है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द बताने हैं। तो बालक की यदि मैं बात करूं तो बालक एक जातिवाचक संज्ञा है। बालक एक जातिवाचक संज्ञा है। बालक शब्द में कौन सी संज्ञा है बोलो? जातिवाचक संज्ञा है। तो प्रीति एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि लड़की का नाम है, लेकिन प्रीति क्या है? भाव भी होता है। तो प्रीति और अनेकता को तो हम भाववाचक में रख सकते हैं। प्रीति और अनेकता को तो हम भाववाचक में रख सकते हैं, लेकिन बालक ने आकर गड़बड़ कर दी। बालक किस में चला गया? जातिवाचक संज्ञा में। अतः ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, पशु की बात करें तो पशु जातिवाचक है, लेकिन पशुता में भाववाचक संज्ञा है। शौर्य में भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पुस्तक ने आकर गड़बड़ कर दी भाई साहब। ये जो पुस्तक शब्द है ये फिर जातिवाचक संज्ञा हो गया है। ये जो पुस्तक शब्द है ये फिर जातिवाचक संज्ञा हो गया। अतः फिर से हम बी आंसर नहीं लगा सकते। सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य भाववाचक में हो जाएगा, अपनापन भाववाचक हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति निपुण है, किसी कार्य में निपुण व्यक्ति है। निपुण क्या है? निपुण लड़का है, निपुण व्यक्ति है। तो व्यक्ति क्या है? संज्ञा। और निपुण उसकी विशेषता को बता रहा है कि वह इस कार्य में क्या है? निपुण है। मतलब निपुण शब्द एक विशेषण है। निपुण शब्द क्या है बोलो? एक विशेषण है, जिसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। निपुण तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अब इन दोनों में भाववाचक था, लेकिन निपुण में विशेषण हो गया, तो सी ऑप्शन को भी हम नहीं लगा सकते। जबकि ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। तो करेक्ट आंसर होता है डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी होता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी होता है। क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं उतने लाइक नहीं है। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दें। आपकी जो लाइव में संख्या मेरे पास आ रही है वो 1100 प्लस आ रही है, लेकिन लाइक की संख्या 500 प्लस भी नहीं है। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? जो दर्जी की सुई होती है वो कभी ताश में कभी टाट में, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो लोकोक्ति जैसा कि हमको पता है लोक धन उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति है। ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा लोकोक्ति को लेकर क्या कहते हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लोकोक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह लोकोक्ति जो होती है ये मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न है। मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न है। मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा गया है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, इसका स्वतंत्र अर्थ भी निकाला जा सकता है ना। लोकोक्ति का क्या होता है? पूर्ण वाक्य, स्वतंत्र अर्थ निकाला जाता है। इसे कहावत भी कहते हैं। ये हमारे पुराने लोगों के अनुभव पर आधारित होती है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये क्या होती है? आपकी लोकोक्ति। नाम बड़े दर्शन खोटे, ये क्या होती है? लोकोक्ति। आम
आम के आम गुठलियों के दाम, ये क्या होती है लोकोक्ति। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा, ये क्या होती है लोकोक्ति होती है, जो लोगों के द्वारा कही गई बात है। वो मुहावरा अलग चीज है, नाक का बाल होना, आंखें चार होना, पेट पर लात मारना, अंगूठा दिखाना, ये मुहावरे हैं। लेकिन जो मैंने बोला वो क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुईयां, ये लोकोक्ति है। तो दर्जी की सुई कभी टाट में, कभी कोई दीप न होना, खाली न होना, कबाड़ी का काम करना, खाली न होना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, कब खाली न होना। तो दर्जी की सुई कभी टाट में होती है और कभी ताश में होती है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो कौन सा होगा भैया, बी आंसर होगा, खाली न होना। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, जो भाषा की कक्षा होती है, भाषा की कक्षा में जो समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हो। यदि हम इन सेंटेंस को देखें तो चारों ही पॉजिटिव सेंटेंस है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन देखो क्या बोल रहा है वो, कि भाषा की कक्षा की बात कर रहा है, वो भाषा की कक्षा की बात कर रहा है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ठीक है, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। मुझे पता था कि यहां पर आपका आंसर डी भी जाएगा, बी भी जाएगा। कई बच्चों को लगेगा समाचार पत्र पत्रिका का बच्चों पर प्रभाव पड़े, इसलिए सर, तो बी डी की तरफ आपका इशारा है। और ज्यादातर बच्चों का आंसर यहां पर डी आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का आंसर यहां पर डी आ रहा है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हो। बिल्कुल नहीं, यहां भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि क्लास में भाई शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, क्लास में शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। और बहुत सारे बच्चों का यहां पर डी आंसर था, बहुत ही आसान तरीके से आपको निपटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, चलते बनो। भाई चलते बनना तो एक क्रिया है, तो ये तो सर्वनाम होने से रहा। उठाना भी क्या है, क्रिया है। सामान क्या है, एक संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम क्या है यहां पर, अपना अपना। और ये जो अपना अपना है ये कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपना अपना में कौन सा सर्वनाम है भाई साहब, निजवाचक सर्वनाम है। अपना अपना शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बोलो, निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाता है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। एक संगीता नाम की लड़की है जो 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ा रही है, कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए, कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता, कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए। क्या आंसर देंगे हम, जल्दी से बताइए कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा कि हम उसे बातचीत करते समय आप उन्हें किस प्रकार सचेत रहने की सलाह देंगे कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है, यह हम उसे सलाह देंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ए। यहां पर भी डी ऑप्शन पर चले गए, कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए। बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो। सही आंसर क्या होगा, ए। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, यह हम उसे क्या देंगे, सलाह देंगे। बहुत आसानी से आप टपक रहे हो, बहुत आसानी से टपक रहे हो इजी प्रश्न में भी। हालांकि प्रश्न एक जैसे हैं, मैं मान सकता हूं कि बी वाले में व्याकरण की बात थी, बाकी सब कविता की एक ही जैसी बात हो रही है, लेकिन करेक्ट आंसर ए होगा कि कविता का एक निश्चित भाव और अर्थ नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो संभव नहीं हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। जो संभव नहीं है इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। और जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं अभी तक उतने लाइक नहीं हुए हैं, एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दे। जितने बच्चे देख रहे हैं अभी तक आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया, वहां लाइक का अंगूठा आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक करें। जो संभव नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, असंभव। जो संभव नहीं हो सकता उसे हम क्या कहेंगे, असंभव। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जल्दी से आंसर देंगे इसका।
सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है वो बताना है। हिमालय की बात करें तो भाई हिमालय तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, हिमालय क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, काशी क्या है, एक नगर का नाम है, तो काशी भी व्यक्तिवाचक है, काशी भी व्यक्तिवाचक है। हमसे सारे जातिवाचक पूछे, हाँ शहर में जातिवाचक संज्ञा है, हाँ शहर में जातिवाचक संज्ञा है। देखो इसका ऐसा चलता है कॉन्सेप्ट, यदि पर्वत है तो जातिवाचक है, किसी पर्वत का नाम है तो उसे हमें व्यक्तिवाचक में रखना है। यदि शहर है तो जातिवाचक है, लेकिन किसी शहर का नाम है तो उसे हमें व्यक्तिवाचक में रखना है। यदि नदी है तो जातिवाचक है, लेकिन किसी नदी का नाम है गंगा यमुना तो व्यक्तिवाचक है। यदि लड़का है तो लड़का जातिवाचक है, और यदि किसी लड़के का नाम है तो फिर वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, लड़कों की तो आदत ही ऐसी है, ये लड़के तो हैं ही ऐसे। तो लड़का एक संसार के सभी लड़कों की जाति का सूचक है, लेकिन वो मोहन तो है ही। तो लड़का जातिवाचक है, लेकिन मोहन, सुरेश, ब्रजेश, लोकेश, चंद्रेश, गणेश, पुष्पेंद्र, उपेंद्र, रोहित, राहुल, जितेंद्र, सुरेंद्र ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। अरे लड़की तो होती ही ऐसी है, इन लड़कियों की तो आदत ही ऐसी है, ये लड़की तो है ही ऐसी। तो लड़की में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। लेकिन मैंने कहा कि कल्पना, मैंने कहा राधा, स्तुति, आकांक्षा, मोहिनी है ना, राधिका, चंद्रिका, और आपकी स्तुति, आराधना, पूजा, कमला, सबनम, सबाना, ये जो भी मैंने बोला ये सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नदी जातिवाचक है, लेकिन गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नील, अमेजन, यूराल ये सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। शहर जातिवाचक है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम, आगरा, राजगढ़, ब्यावरा ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। पर्वत कैसा है, जातिवाचक है, हिमालय, अरावली, एंडीज, यूराल, रॉकी, ऑल्प्स ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। ऐसा हर किसी का आपको निर्धारण। दर्रा किस में आएगा, जातिवाचक में। दर्रा जातिवाचक है, लेकिन नाथुला, जलेपला, बड़ा लाचा, सिपकिला, बोमडीला, बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल, बारामूला, माना, नीति, लिपुलेख ये सब किस में डालना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको रख देना है। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान रखो, दिल्ली भी एक शहर का नाम है, तो दिल्ली भी किस में चला गया, व्यक्तिवाचक में। दिल्ली भी किस में चला गया, व्यक्तिवाचक में। पहाड़ जरूर जातिवाचक है, और कामना यदि लड़की का नाम है तो व्यक्तिवाचक, और नहीं तो कामना किस में रखेंगे हम, भाववाचक में भी रखेंगे, है ना। लड़की का नाम है तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो भाववाचक हो जाएगी। तो यहां पर भी बी ऑप्शन को भी नहीं चुन सकते, केवल पहाड़ जातिवाचक है, इसमें केवल शहर जातिवाचक है। यहां पहाड़ भी जातिवाचक है, बालक भी जातिवाचक है, और नदी भी जातिवाचक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। यहां शहर जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, लेकिन मोहन जातिवाचक नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। डी को भी हम आंसर नहीं चुन सकते, क्योंकि मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजेश रोय, डी आंसर नहीं आएगा भाई, क्योंकि मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना। तो जो शहर है वो जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, और यहां पर क्या है, तीनों ही जातिवाचक है। ये देखो, पहाड़ हो गया, बालक हो गया, नदी। बालक का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सिद्धांत भाषा अधिग्रहण में सामाजिक संपर्क की भूमिका को प्राथमिकता देता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो भाषा अधिग्रहण में सामाजिक संपर्क की भूमिका को प्राथमिकता देता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, अंतरजातवादी सिद्धांत, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो भाषा अधिग्रहण में सामाजिक संपर्क की भूमिका को प्राथमिकता देता है। जल्दी से आंसर दीजिए, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा भाई साहब, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा सिद्धांत भाषा अधिग्रहण में जो है इसे प्राथमिकता देता है। तो कौन सा सिद्धांत देता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, अंतर्जात में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भाषा अधिग्रहण में सामाजिक संपर्क की, देखो सामाजिक संपर्क है तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। तो उत्थान मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। भाई किसी वंश का क्या होता है, उत्थान होता है, और फिर उस वंश का क्या होता है, पतन होता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न था। उत्थान का जो विलोम होता है वो पतन होता है, उत्थान का जो विलोम होता है वो पतन होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। इसमें टपकेंगे,
टपकेंगे। जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें मध्यम पुरुषवाचक, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और लाइक की संख्या 1000 प्लस करनी है आपको। जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए। लाइक का भी ध्यान रखें आप लोग, शेयर भी करो। आपकी संख्या लगभग 1400 के आसपास हो गई है, लेकिन आपको लाइक शेयर भी करना है, ठीक है। अच्छा, राजगढ़ ब्यावरा में आपकी बहुत साख प्रतिष्ठा है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजगढ़ ब्यावरा वालों का, खिलचीपुर वालों का, काला पीपल वालों का, खुजनेर वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मैंने अपना काम कर लिया है। आप गांव से कब आए? आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। और इसमें डी 12 का क्या आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, बी भी आ रहा है। इसमें भी बच्चे टपक रहे हैं, जबकि बहुत आसान है ये तो। देखो, वह अपने आप चला जाएगा मतलब स्वयं के बारे में बात कर रहा है, सामने वाले को नहीं कह रहा है मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो मैं खुद की बात कर रहा हूं ना। तो ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। आप काज महाकाज मतलब मैं स्वयं के काम की बात कर रहा हूं, निजवाचक सर्वनाम। मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, तो अपना काम, अपना, ये भी निजवाचक है। सर यहां तो अंडरलाइन नहीं लगा था, तो मैंने में तो उत्तम पुरुष होता, लेकिन उत्तम पुरुष का पूछा है क्या तुझसे? उत्तम पुरुष का पूछा है क्या? यदि वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहता तो ये प्रश्न गलत साबित होता। मैंने के नीचे अंडरलाइन नहीं लगा है, तो सर ये तो डाउट हो गया ना। तो लेकिन उत्तम पुरुष का पूछा है क्या? आपसे नहीं पूछा ना, मध्यम पुरुष की बात हो रही है। तो इसमें मैंने जो है उत्तम पुरुष है और अपना काम निजवाचक है, मतलब मध्यम पुरुष तो नहीं है ना, ठीक है। और आप गांव से कब आए, यहां सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं हम आप गांव से कब आए, तो ये आप मध्यम पुरुष है। बाकी सब जगह मैं खुद की बात कर रहा हूं, और आप में किसको बोल रहा हूं? आपको। तो ये सेकंड पर्सन वाला है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? बी आंसर होगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो बी आंसर होगा। इसमें मध्यम पुरुष जो सेकंड पर्सन है वो केवल बी वाला ऑप्शन है, बाकी सब हम हमारे खुद के लिए बोलते हैं और वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। अगला प्रश्न, बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बेल का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखो, बेल को संस्कृत में कहते थे बलिवर्द। क्या कहते थे? बलिवर्द। या बेल को क्या कहते हैं संस्कृत में? वृषभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषभ कहते हैं। को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो हलधर बलराम जी को भी कहते हैं, बेल को भी कहते हैं। तो बेल शब्द के ये सब पर्यायवाची हो गए, और बेल का ही पर्यायवाची क्या होता है? वृषभ होता है। बेल का पर्यायवाची क्या होता है? बोलो, वृषभ होता है। इसी से बेल बनेगा। अज के 3 अर्थ है। अज का मतलब होता है जो जन्मा नहीं है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, जो जन्मा नहीं है। ज का मतलब है जन्म लेने वाला, और जो अ उपसर्ग जुड़ा मतलब जो जन्मा नहीं है। अज का मतलब होता है दशरथ जी के पिता, जो राम जी के दादाजी थे, उनका नाम भी क्या था? अज। राम जी के जो दादाजी हैं बेटा, उनका नाम क्या था? अज। दशरथ जी के पिता का नाम भी अज है। और अज शब्द बकरा का भी पर्यायवाची होता है, बकरा को भी अज कहते हैं। अज का एक अर्थ क्या होता है? बकरा। संस्कृत में बकरा को भी अज कहते हैं। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। तो कहरी कहते हैं शेर को। कहरी कहते हैं किसे? शेर को। शेर को ही हम कहते हैं शार्दुल, है ना। शेर को ही क्या कहते हैं भाई साहब? सिंह। शेर को ही क्या कहते हैं? पंचानन। पंचानन भगवान शंकर को भी कहते हैं, और पंचानन शेर को भी कहते हैं। यहां ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले चतुरानन कौन है भाई साहब, तो जिसके 4 आनन है ना, वो है ब्रह्मा जी। जिसके 4 मुख है वो ब्रह्मा जी होंगे। यदि आपसे पूछे पंचानन कौन है, तो पंचानन कहते हैं भगवान शंकर को। यदि आपसे पूछ ले कि एकानन किसे कहा जाता है, तो एकानन कहते हैं भगवान विष्णु को। आरती में भी आता है शिव जी की कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रण वाक्षर के माध्य यह तीनों एका। शिव जी की आरती में आता है ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन विष्णु जी, चतुरानन ब्रह्मा जी, पंचानन किसे कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। यदि आपसे पूछ ले षडानन कौन है, षडानन जिसके
किसके 6 मुख है? तो ये है कुमार कार्तिकेय के। 6 मुख किसके माने जाते हैं भाई साहब? कुमार कार्तिकेय के माने जाते हैं। 6 मुख किसके माने जाते हैं? कुमार कार्तिकेय के। अब शिव जी अवेलेबल नहीं है तो पंचानन या पंचशर ये शेर का भी पर्यायवाची होता है। पंचानन या पंचशर शेर का भी पर्यायवाची होता है, ये ध्यान रखना। चतुर्मुख या चतुरानन ब्रह्मा जी हैं, पंचानन भगवान शंकर है, जो कि कभी आपने मुख देखे नहीं होंगे भगवान शंकर के, लेकिन भगवान शंकर के 5 आनन है, ध्यान रखिएगा। और शिव जी के ही 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी को भी पंचानन कहते हैं। पंचमुखी हनुमान, ऐसा कहते हैं कि 5 रूप हनुमान जी ने केवल एक समय धारण किए थे जब उन्हें अहिरावण को मारना था। अहिरावण जो कि राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था, वहां बंदी बना लिया था, और अहिरावण को वही व्यक्ति मार सकता था। अहिरावण के महल में 5 दीपक जलते थे 5 दिशाओं में। अब 5 दीपक, 4 दिशाएं होती है सर, 5 में कैसे? एक ऊपर जलता था, तो 5 दिशाओं में दीपक जल रहे थे, और जो व्यक्ति 5 दीपक को एक साथ बुझा सके वही अहिरावण को मार सकता था। अब फलस्वरूप भगवान एक को बुझाते तो दूसरा साथ में नहीं बुझता ना, तो 5 को साथ में बुझाने के लिए उन्हें पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा, इसीलिए पंचमुखी हनुमान भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, अहिरावण की भुजा उखारी, बिल्कुल, बाएं भुजा असुर दरमाले, है ना, दाहिनी भुजा संत जन तारे, आपने सुना होगा। तो यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि हमसे पूछा था बेल का, तो बी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण में सुनने की समझ का महत्व क्या है? जो भाषा शिक्षण होता है उसमें सुनने की समझ का महत्व क्या है? तो सुनने की समझ का सही महत्व क्या होगा? लिखने के कौशल का विकास होगा, सही उत्तरों की पहचान होगी, उच्चारण सुधार होगा, या संदेश को सही ढंग से समझना। भाषा शिक्षण में जो सुनने की समझ है, उसका सुनने की समझ है तो लिखने के कौशल से कोई मतलब नहीं है। सही उत्तरों की पहचान, उच्चारण बोलने के लिए होगा, संदेश को सही ढंग से समझना। भाई सुनने के लिए क्या है? यहां पर केवल समझना। उच्चारण मतलब बोलने की बात हो रही है, लिखने के कौशल मतलब लिखने की बात हो रही है। तो जब सुनने की समझ होगी तो संदेश को सही ढंग से समझना आंसर होगा, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवरात्रि महा ऑफर चल रहा है विनर्स में, नए ऑफलाइन बैचेस पर महा छूट रहेगी। व्यापम फाउंडेशन 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, टाइम रहेगा 8 से 2, 11,999 इसका चार्ज रखा गया, ये ऑफलाइन फीस की है। एसएससी फाउंडेशन 12,999, रेलवे फाउंडेशन 8,999, बैंकिंग फाउंडेशन 6,999, एसएससी जीडी फाउंडेशन मिलेगा आपको 5,999। एसएससी जीडी का कितने में मिलेगा? 5,999। ये नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 8 अक्टूबर लास्ट है, रेलवे का केवल 15 अक्टूबर तक रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो एमपीटेट वर्ग 3 के लिए 499 रुपए का चार्ज रखा गया है, और ये ऑनलाइन के लिए है। तो ऑनलाइन ये 10 अक्टूबर तक फीस में 10% तक छूट है आपको। और नया ऑफलाइन बैच वर्ग 3 की यदि हम बात करें ऑफलाइन, तो 8 से 2 में चल रहा है, आप लाभ ले सकते हैं। मैथ्स फाउंडेशन सर का यदि कोर्स लेंगे तो 999 का मिल जाएगा। एएसबी व्यापम फाउंडेशन 1499 का है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। मैं कहता हूं टपकेंगे, टेक्निकल टीम चेक कीजिएगा किसका आंसर सही आता है। ठीक है, यहां पर यह प्रश्न रहेगा एक समोसा का, यहां पर एक प्रश्न रहेगा भाई साहब, एक समोसे का प्रश्न रहेगा, जो कि 18 रुपए वाला समोसा रहेगा। ठीक है, आपका नाम डायरी में मेंशन होगा, जब भी आप इंदौर आए आप हमसे एक समोसा मांग सकते हैं। ठीक है, हाँ माया परमार, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, जो शुद्ध शब्द होता है उसमें अपन करेक्शन करवाएंगे, जो शुद्ध शब्द होता है उसमें अपन करेक्शन करवाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है नवरात्र। नवरात्रि का ऑफर नहीं होता है ना, नवरात्रि की शुभकामना नहीं देनी है, नवरात्र होता है। किसका? उर्मी सत्यवंशी जी, ओके। नवरात्र जो है ऑफर होता है, और दीपावली का त्योहार होता है, ध्यान रखना दीपावली होता है। तो यदि कोई नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं दे तो आपको बिल्कुल नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं लेना है ना। और यदि कोई आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे तो कहना हम तुम्हारी दीपावली की शुभकामना नहीं ले रहे हैं क्योंकि तुम अशुद्ध बोल रहे हो, है ना। तो दीपावली, दीप यानी दीपक,
बड़ा दीप और दीपक की अवली कम से कम घर के बाहर 10-15 दिए हों और कतार से रखे हों, तब उसे कहते हैं दीपावली। अपन क्या 2 दिए रख देते हैं, हैप्पी दीपावली। अरे खाई की दीपावली। दीपावली का मतलब क्या है, दियों की कतार, अवली माने सीक्वेंस, दियों को क्रम से 10-15 दिए कम से कम तो होना, तब जाके दीपावली होगी। इसी तरह नवरात्र का त्योहार होता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो शब्दकोश होता है वो अम से शुरू होता है और ह हल पर खत्म होता है। अ अनार से शुरू नहीं होता बेटा, अम से शुरू होता है। अ अनार से शुरू नहीं होता, अम से शुरू होता है। संतान की यदि हम बात करें तो इसमें संतान है। अपन पहले चारों शब्दों को लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा पहले आएगा। सकल, एक शब्द है हमारे पास सचल, और एक शब्द है सक्षम। अब सक्षम में जो छ बना है वो किससे बना है, आधे क और पूरे षटकोण से, आधे क और पूरे षटकोण से। तो यहां पर भी हमें समझ में आ रहा है कि आधा क है, षटकोण है और म है, मतलब सक्षम को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि छ का मतलब है आधे क और षटकोण से। अब यदि हम डिसाइड करें कि क्या स सरोते से डिसाइड हो रहा है कि कौन पहले आएगा, तो नहीं, ये स से, ये स से, ये स से, ये स कटा, तो स सरोते ने तो डिसाइड ही नहीं किया कि पहले कौन आएगा। अब स के बाद यहां जाएंगे तो क्या मिलेगा, क कमल वाला, यहां जाएंगे तो च चम्मच वाला, यहां मिलेगा क कमल, और यहां स के बाद सीधे हमें कहां जाना है, अनुस्वार पर। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें, अम। तो वैसे भी अम पहले आता है, फिर सारे व्यंजन आएंगे भाई, त क च, ये तो बाद में आएंगे ना व्यंजन। सबसे पहले क्या आएगा, अम। इसका मतलब फिक्स हो गया है कि संतान शब्द सबसे पहले आएगा। जैसे ही संतान पहले आएगा तो आपके ए और सी में से ही आपका आंसर होगा, ए और सी में से ही आपका आंसर होगा। तो संतान हो गया पहले नंबर पर। कैसे हो गया संतान पहले पर, स से स हटे। अब स के बाद यहाँ क है, यहाँ च है, यहाँ क है, लेकिन यहाँ स के बाद क्या है, अम, और अम पहले आता है, फिर क कमल शुरू होगा। तो ये संतान यहाँ से पहले नंबर पर आ गया। अब बचे 3 में से देखना है। तो स से स कटा। अब स में पहले क्या आता है भैया, क आता है। पहले क्या आता है, तो यहां पर भी क है, यहां पर भी क है, ठीक है। लेकिन इस क में क्या है, अ, और ये क, इस क को कौन पूरा कर रहा है, षटकोण पूरा कर रहा है। तो भाई अ अनार वाला पहले आएगा ना, षटकोण तो बाद में आएगा। तो जो बी आंसर होगा वो दूसरे नंबर पर आएगा, वो क्या आएगा, सकल आएगा। अब इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से देखें कौन पहले आएगा। तो स से स कटा, यहां पर क्या है च, और यहां पर क्या है क। तो भाई पहले क वाला आएगा, मतलब सक्षम तीसरे नंबर पर आएगा। सक्षम कहां आएगा, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर सचल आएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे तो आपका आंसर होगा सी, और सी आंसर सबसे पहले दिया है बुलबुल सत्यवंशी जी ने। तो आपका मैम शायद पहले भी 2 समोसे हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उर्मी सत्यवंशी जी है। अच्छा, उर्मी सत्यवंशी जी का है, सॉरी हम गलती से बुलबुल बोल गए थे। उर्मी सत्यवंशी जी का समोसा है और शायद उनका पहले भी है, तो उनके 2-3 समोसे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चे शब्दों को कैसे समझते हैं, बच्चे शब्दों को कैसे समझते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बच्चे शब्दों को कैसे समझते हैं, कैसे आंसर देंगे, बच्चे शब्दों को कैसे समझते हैं, सुनकर, देखकर, अनुभव से, ये सभी। बच्चे शब्दों को कैसे समझते हैं, इस प्रश्न का आंसर देंगे। फटाफट आंसर दीजिएगा। बच्चे जो है शब्दों को कैसे समझते हैं, तो बच्चे शब्दों को भाई साहब सुनते हैं, फिर देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपको याद रख लेना, मैं ट्रिक बता देता हूं, ऐसे गा लेना कि वात हवा और अनिल समीर, वात हवा और अनिल समीर। पूरा ही लिख देता हूं तो घर जाके याद कर लेना। लिखो कि जो है सोम सुधाकर शशि राकेश, ये राजा के चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। सोम सुधाकर शशि राकेश, ये सब चांद के पर्यायवाची है ना। सोम सुधाकर शशि राकेश, राजा भूपति भूप नरेश, राजा भूपति भूप नरेश, पानी अम्बु वारी अनीर, पानी अम्बु वारी अनीर, वात हवा और अनिल समीर,
वात हवा और अनिल समीर। तो समीर हमारा क्या हो गया आंसर? कैसे बोलोगे कि सोम सुधाकर शशि राकेश राजा भूपति भूप नरेश पानी अंबु वारी अनीर वात हवा और अनिल समीर। तो ये हो गए चांद के पर्यायवाची भाई साहब, ये हो गए राजन यानी राजा के पर्यायवाची, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। और ये चारों ही वात हवा अनिल समीर, और इसको और क्या कह सकते हैं? मारुत, और क्या कहते हैं? पवन, और क्या कहते हैं? वायु, है ना। तो ये सब हवा के पर्यायवाची, ये सब किसके पर्यायवाची बोलो? हवा के पर्यायवाची है। और इस तरह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है डी। इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है? डी। पवन का पर्यायवाची क्या होगा? समीर होगा। अच्छा, यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, ये एक जैसे शब्द हैं, एक जैसे शब्द हैं। यदि समर लिखा है तो समर का मतलब होता है युद्ध, समर का मतलब क्या होता है? युद्ध। यदि वहां पर लिखा है समीर तो समीर का मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, वहां पर क्या लिखा है? समीर, तो समीर मतलब होता है हवा। यदि वहां पर लिखा है सलील, वहां पर लिखा है सलील तो सलील का मतलब क्या होता है? पानी। यदि वहां पर लिखा है सलीला, वहां पर क्या लिखा है भाई साहब? सलीला, तो सलीला किसे कहते हैं? नदी को। यहां पर सलीला मतलब नदी। यदि वहां पर लिखा है सविता तो सविता किसे कहते हैं? सूर्य को। यदि वहां पर लिखा है सविता तो सविता किसे कहते हैं? सूर्य को। और यदि वहां पर लिखा है सरिता, यदि वहां पर लिखा है सरिता तो सरिता वापस किसे कहते हैं? नदी को। इन शब्दों में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। समर माने युद्ध का पर्यायवाची। कटप्पा समर शंख फूंक दो, तो समर शंख फूंक दो मतलब रण स्टार्ट करो, युद्ध शुरू करो। तो समर यानी युद्ध, समीर माने हवा, सलील यानी पानी, सलीला नदी, सविता सूर्य और सरिता नदी का पर्यायवाची होता है। जय हो पीतांबरा माई की भाई साहब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर देंगे। घोष वर्ण किसे कहते हैं? देखो, घोष का मतलब होता है सगोष से। घोष का मतलब क्या होता है? सगोष से होता है। तो ये स्वर तंत्रियों के आधार पर होते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर होते हैं। अब किसी भी वर्ग का पहला दूसरा हो, मान पहला दूसरा कौन? क छ छ ट ठ क ख छ छ ट ट त थ प फ। तो ये जो है ये वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष। अब इनके अलावा जो भी बचता है ना वो सब सघोष कहलाता है। स्वर तंत्री कहते हैं इसे। तो सभी घर पर धीरे से पकड़ेंगे, कोई जोर से नहीं पकड़ेगा। यहां पकड़ो मुंह बंद करके। अब देखना, जब हम क ख बोलेंगे ना तो यहां पे कंपन नहीं होता, और जब ग गणेश बोलेंगे तो पेट में से एक झटका आता है। तो देखो, क ख क्या है? अघोष, लेकिन ग वर्ण क्या हो जाएगा? सघोष। तो बड़े ही ध्यान से यहां पकड़ना और बोलना क ख ग। देखो, ग में अंदर से झटका आता है। क ख ग, ग में यहां कंपन होगा। क ख ग, ग। तो ग वर्ण किस में आ जाएगा? सघोष, क्योंकि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन हुआ। तो च क ट, चकट, च क ट अघोष, और ज जहाज वाला कहां आएगा? सघोष में। ग ज ड द ब तीसरा वर्ण है किसी भी वर्ग का। तो तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन हो गए, मतलब य र ल व हो गया, य र ल व, और ह हल वाला, ये सब सघोष है। जबकि यहां पर शकर वाला, षटकोण और सरोते और क ख च छ ट ठ त थ प फ ये अघोष, इतने वर्ण अघोष होते हैं। जो भी कुछ बचा वो सब सघोष में चले जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर डी था। निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? जो संज्ञानात्मक संप्रति है उसका न्यूनतम स्तर क्या है? तो भाई साहब, जो संज्ञानात्मक संप्रति होती है उसका न्यूनतम स्तर होता है अनुप्रयोग, बोध, विश्लेषण या ज्ञान। ज्ञान होता है। संज्ञानात्मक संप्रति का जो सबसे न्यूनतम स्तर होता है उसका मतलब होता है ज्ञान। उसका मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस भाषा कौशल में व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऐसा कौन सा भाषा कौशल है जिसमें व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? देखो, जितने विद्वान और विदुषी सेशन को देख रहे हैं, जितने विद्वान और जितनी विदुषी सेशन को देख रहे हैं, एक बार फटाफट विदुषियों से, सभी विदुषियों से आग्रह है कि एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दे। सभी विद्वानों और विदुषियों से आग्रह है, एक बार सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दे। किस भाषा कौशल में व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में। तो ध्यान रखना, जो भाषा कौशल की बात होगी, जब भाषा कौशल की बात होगी तो जो बोलने वाला कौशल होता है इसमें व्याकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोलने वाले कौशल में व्याकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समझ में आया? कौन सा भाषा कौशल है जो व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो बोलने वाला जो भाषा
भाषा कौशल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर भी बहुत सारे बच्चे टपक रहे हैं, यहां पर भी बहुत सारे बच्चे टपक रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है भाई? किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे प फ ब भ म, सॉरी प फ ब भ म, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे ओष्ठ वर्ण होते हैं। ओष्ठ वर्णों की संख्या कितनी है? 7, जिसमें से 2 क्या होते हैं आपके पास? स्वर, और 5 क्या होते हैं आपके पास? व्यंजन। और टोटल ओष्ठ वर्ण कितने हैं? 7। कौन कौन से? प फ ब भ म, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो यहां देखिए आप, जो छोटा ऊ है ये हमारा ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की सही समझ, लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की सही समझ से बच्चे किस प्रकार का लेखन कर सकते हैं? केवल साधारण लेखन, केवल जटिल लेखन, स्पष्ट और प्रभावशाली लेखन, या केवल निबंध लेखन? तो क्या कर सकते हैं? लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की सही समझ से बच्चे किस प्रकार का लेखन कर सकते हैं? केवल साधारण लेखन करेंगे? नहीं। केवल जटिल लेखन करेंगे? नहीं। स्पष्ट और प्रभावशाली लेखन करेंगे। स्पष्ट करेंगे और प्रभावशाली लेखन करेंगे लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण के लिए, है ना। तो भाई केवल न साधारण होगा न जटिल होगा, 2 वैसे ही हट गए। केवल निबंध लेखन भी नहीं होता, स्पष्ट और प्रभावशाली लेखन रहेगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अनुकूल शब्द का विलोम क्या है? अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल मतलब जो चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो रही है। देखो, कुल का मतलब होता है किनारा, धारा के विपरीत। पुराने समय में ये धारा के रूप में यूज होता था ये कुल शब्द। तो कुल का मतलब होता है, अभी वर्तमान में कुल का मतलब हिंदी में है किनारा, ठंडा मत लगा देना। और ये यदि कुल है तो इसका मतलब होता है वंश। भाई आप कौन से कुल के हो, या कुल कितने लोग थे, तो संपूर्ण में भी यही कुल यूज होता है। और बड़ा कुल है तो इसका मतलब होता है किनारा। अनुकूल का मतलब वर्तमान में ऐसा निकाल लिया है कि हमारे अकॉर्डिंग यदि काम हो रहा है तो अनुकूल है, और हमारे विपरीत हो रहा है तो प्रतिकूल है। जैसे 10 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है और 10 नवंबर को ही हमें कोई शादी में जाना है, तो उसी दिन आपका पेपर हो जाए तो ये समय क्या चल रहा है आपके? प्रतिकूल। लेकिन 10 नवंबर को आपके घर शादी है और एग्जाम आपका कब आ रहा है? 20 नवंबर को आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? मौसम हमारे अनुकूल है। और यदि 10 को ही शादी और 10 को ही पेपर है तो फिर प्रतिकूल हो जाएगा, है ना। तो अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अनुकूल का विलोम क्या होता है? बोलो, प्रतिकूल होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? जो अनुस्वार होता है वो किसका कार्य करता है? जल्दी से आंसर देंगे और सेशन को लाइक शेयर भी करेंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार विसर्ग का कार्य करता है, अनुस्वार चंद्रबिंदु का कार्य करेगा, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करेगा, या अनुस्वार स्वर का कार्य करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो अनुस्वार होता है वो इसकी बात कर रहा है। वो अब चंद्रबिंदु है तो वो इसकी बात कर रहा है, तो चंद्रबिंदु से हमारा कोई लेना देना नहीं। विसर्ग मतलब ये जो हम ऐसे लिखते हैं, दुख के बीच में जो लगता है वो विसर्ग होता है, तो विसर्ग की भी बात नहीं करेगा, और ना ही स्वर का काम करेगा। ये काम करेगा पंचम वर्ण का। जैसे शब्द लिखा है वांग्मयी, तो वांग्मयी का मतलब क्या है? साहित्य। वांग्मयी का मतलब क्या है? साहित्य। तो अब ये अनुस्वार यदि वांग्मयी है तो यहां तो 2 पंचम वर्ण है, तो इसका तो अनुस्वार बनने से रहा। लेकिन जैसे शब्द है कंपन, जैसे शब्द है कंपन, तो अब ये म क्या है? 5वां वर्ण है, तो ये क्या करेगा? इसको अनुस्वार में बदल देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? कंपन। तो ये पंचम वर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा? बोलो, पंचम वर्ण का। लेकिन ध्यान रखना, यदि 2 पंचम वर्ण है तो वहां नहीं बनता। जैसे सम्मान है तो भाई सम्मान में अनुस्वार क्यों नहीं बना सर? इस आधे म की जगह नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही पंचम वर्ण है। अंत है तो बन जाएगा। जैसे अंत है तो ये आधे न की जगह हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शब्द है उन्नयन, शब्द है उन्नयन, तो फिर सर यहां वाले आधे न का क्यों नहीं बना? भाई यहां वाले आधे न का इसलिए नहीं बना क्योंकि दोनों ही पंचम वर्ण है। तो जब 2 पंचम वर्ण हो तो उसका अनुस्वार नहीं बनता है, उसका अनुस्वार नहीं बनता है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। यदि 2 पंचम वर्ण एक साथ होंगे तो उसका अनुस्वार नहीं बनता है। जैसे दिंग नारी का मतलब होता है वैश्या, दिंग नारी का मतलब क्या होता है? वैश्या। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंग भी 5वां, न नल वाला भी 5वां, तो अब इसका अनुस्वार नहीं बन पाएगा। अब इसका अनुस्वार नहीं बन पाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, किस स्तर पर बच्चे सामान्यतः शब्दावली में कमी का सामना करते हैं?
किस स्तर पर बच्चे सामान्यतः शब्दावली में कमी का सामना करते हैं? कौन से स्तर पर करते हैं? प्राथमिक स्तर पर करेंगे, मध्य स्तर पर करेंगे, उच्च स्तर पर करेंगे या सभी स्तर पर? तो बच्चे सामान्यतः जो शब्दावली का सामना करते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या होना चाहिए, तो भाई साहब ये वो करेंगे प्राथमिक स्तर पर। किस स्तर पर बच्चे शब्दावली का सामना करते हैं? तो ये प्राथमिक स्तर पर करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, कुरवेती जी, सोमेश जी, कृष्णा जी, राधा जी, आयुषी जी, निकिता जी, इंदिरा जी, धर्म जी और रचना जी, सूर्या जी, अंकिता, आरती, कुमकुम, अंजलि, ममता, आराध्या, प्रियंका जी, महेश, सुरेश, नीतू जी, मंजू जी, रीना जी, सुमन जी, टेक्निकल जी, जयवीर सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? देखो, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक नहीं हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर लिंक को पटक दें। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे पास तीन। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं हमारे पास? तीन। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। दीर्घ स्वर संधि उन्हीं शब्दों में होती है जिनके बीच में ये मात्राएं होती है। यदि इन तीनों में से एक भी मात्रा ना हो तो समझ जाओ कि इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। वहां पर हमें ऐसे शब्द दे दिए, एक पवन दे दिया, एक अत्यंत दे दिया, एक हमें देवेश दे दिया और एक हमें दे दिया देवासुर और एक हमें दे दिया देवासुर। और यदि हमसे पूछे किसमें दीर्घ स्वर संधि है तो क्या यहां पर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ है? नहीं है। तो समझ जाओ इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है, ये तो पो प्लस अनयादि स्वर संधि है। अत्यंत में क्या बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ में से कोई एक है? नहीं है, तो ये तो अति प्लस अंत यण है, दीर्घ नहीं होगी। देवेश है तो क्या बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ में से कोई एक है? नहीं है, तो समझ जाओ कि दीर्घ स्वर संधि हो ही नहीं सकती। अब जब बीच में बड़ा है तो यहीं पर दीर्घ स्वर संधि के चांस हैं। यहां बीच में बड़ी है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, यहां बीच में बड़ी है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसमें बीच में बड़ाऊ है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। समझ में आ रहा है? तो देख के ही बता सकते हो कि ये दीर्घ स्वर संधि वाला शब्द है। तो देवासुर, देव, धन, असुर। ठीक है, तो जो यहां पर दीर्घ स्वर है वो कौन सा है? बड़ा आ। ऊ क्या है? हमारा मूल स्वर कहलाता है। ऊ क्या कहलाता है? हमारा मूल स्वर। और ए और ओ को संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। ए और ओ को संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ओ और इसी में आ जाएगा आई और औ। ये चारों क्या कहलाते हैं भाई साहब? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षकों को बच्चों की भाषा विकास में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? जो शिक्षक होते हैं उन्हें बच्चों की भाषा विकास में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? कठोर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्या हमें, या फिर हमें सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? केवल लेखन दृष्टिकोण, केवल मौखिक? तो देखो, केवल लगा है तो केवल मौखिक तो कभी भी केवल वाला आए ना तो वो नहीं आंसर होता है। केवल वाला कभी भी आंसर नहीं होता है पेडागोजी में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हमें लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो ये केवल वाले हटा दो। अब वो कह रहा है कठोर दृष्टिकोण, तो काहे को कठोर दृष्टिकोण अपनाएंगे? बच्चों का हमें सपोर्ट करना है, हमें सैलरी मिल रही है ना भाई। हमें कितनी सैलरी मिल रही है? 25,300 है ना। हमें 25,300 किस बात के दे रहे हैं? बच्चों का सपोर्ट करना है। वहां स्वेटर बुनने के पैसे नहीं आएंगे 25,300। बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, अब नवंबर का एग्जाम सिर पर है आपके, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आग लगा लो सीने में। जब तक 25,300 ना आए महीने में, आग लगाना है सीने में। सेशन को लाइक शेयर करना है, अपनी मनमानी करना और दूसरे के साथ तालमेल न रखना हेतु उपयुक्त लोकोक्ति होगी। अपनी मनमानी करना और दूसरे के साथ तालमेल न रखना, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? आधा तीतर आधा बटेर, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, अंधेर नगरी चौपट राजा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल में भैया हमारी विपरीत बुद्धि हो जाती है। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विनाश काले व्यक्ति की विपरीत बुद्धि होती है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर भी लिखते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में कि जब नाश मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन को समझाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो वहां पर महाकवि दिनकर लिखते हैं कि जब नाश मनुज का छाता है, ऐसा नहीं है शुरू में कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि न्याय देना है तो आधा राज्य दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम
इनाम हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी, असी यानी तलवार, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार भरी, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर के बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जो सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। यह देख गगन मुझ में लई है, यह देख पवन मुझ में लई है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल। उद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष कोटि विशाल। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। और अंत में जाते जाते भी कह देते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अपना अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अब याचना नहीं रण होगा, और रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, वायस रगाल सुख लूटेंगे। दुर्योधन तू धराशाही होगा, हिंसा का परदाई होगा। इस तरह से भगवान अपनी बात रखते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारा आंसर नहीं होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। आधा तीतर आधा बटेर मतलब ऊपर क्या है कोट पैंट बढ़िया टाई लगी नीचे चड्डा। ऊपर क्या है कोट पैंट बढ़िया टाई लगी नीचे चड्डा। तो हम क्या कहेंगे आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का बी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हो, शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग हो। तो यहां पर क्या आंसर होगा भाषा शिक्षण के लिए हम क्या आंसर देंगे। शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो तो ही भाषा शिक्षण सही होगा क्या कि नहीं। सर को तो अंग्रेजी नहीं आती, सर को तो अंग्रेजी नहीं आती, फिर क्या सर नहीं है। भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, सर का तो व्याकरण भी अच्छा नहीं है कि नहीं, फिर भी क्या सर नहीं है। अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हो, बिल्कुल सही। अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हो, भाषा को हम अलग अलग संदर्भ में समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें, तो ये भाषा शिक्षण में प्रभावी हो जाता है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हो, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है सी। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए त्रुटियों की पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए त्रुटियों की पहचान करना क्यों महत्वपूर्ण है। सुधार के लिए, मनोबल उनका मनोबल बढ़े इसलिए त्रुटियों की पहचान करवानी है, सभी प्रकार की मदद के लिए, केवल शिक्षा के लिए। केवल तो लगाना ही नहीं, सर ने बोला केवल तो लगाएंगे ही नहीं। सुधार के लिए, बच्चों के लिए त्रुटियों की पहचान करना क्यों आवश्यक है, सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न, अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है। तो अरण्य को भाई किसे कहते हैं, वन। कांतार में लिख देता हूं वन अरण्य। देखो भगवान जब माता कैकेयी ने 2 वर मांगे ना तो अरण्य कांड शुरू हो गया। रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है, बाल कांड। दूसरा कांड अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में शादी हुई, अयोध्या में रहे भगवान, और माता कैकेयी ने जैसे ही 2 वर मांगे चलो अरण्य कांड शुरू हो गया। अरण्य माने जंगल, अरण्य माने जंगल। जैसे ही किष्किंधा पहुंचे बाली को निपटाया, किष्किंधा कांड। ठीक है, बाली मरा और समुद्र किनारे गए। अब हनुमान जी को अपना बल याद दिला रहे हैं जामवंत जी, तो जामवंत के वचन सुहा है, लो सुंदरकांड शुरू हो गया। समझ में आया। हनुमान, इसीलिए सुंदरकांड हनुमान जी के लिए स्पेशल है। हमारा 5वां कांड कौन सा भाई साहब, सुंदरकांड माना गया है। ठीक है, तो वन, अरण्य, जंगल, कांतार, विपिन, बीहड़, ये सब किसके पर्यायवाची, फॉरेस्ट के पर्यायवाची। फॉरेस्ट, तो कानन हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा हमारा, कानन हमारा आंसर होगा। तुषार का मतलब होता है पाला, जिसे हम कहते हैं ओला। ओला भी कहते हैं ना, जो तुषार होता है, ओला होता है, कोहरा होता है ना, तो पाला है ओला। चंचला, चंचला चंचल स्त्री को भी कहते हैं। चंचला चंचल स्त्री का भी पर्यायवाची है। चंचला लक्ष्मी जी का भी पर्यायवाची है, और चंचला बिजली का भी पर्यायवाची होता है। चंचला माने बिजली भी होता है, चंचला लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, और चंचला जो चंचल स्त्री होती है उसे भी कहते हैं। अगला प्रश्न, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती
जाती है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। तो केवल वाले को तो पहले हटा दो, चल तू हट, सर ने कहा केवल वाले तो लगाएंगे ही नहीं। लोकगीत गाए जा सकते हैं, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, या इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे। तो इससे लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में इसलिए गाया जाता है कि लोकगीत से हमारी संस्कृति के बारे में बच्चों को पता चले, इसलिए लोकगीतों को गाया जाता है कि हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, सौभाग्य शब्द का विलोम है। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? देखो, सौभाग्य के दो अर्थ होते हैं, एक सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य, और एक सौभाग्यवती मतलब सुहागन स्त्री के लिए भी होता है। तो दो अर्थ है, सौभाग्य यानी सुहाग का भी पर्यायवाची है, और सौभाग्य यानी अच्छे भाग्य। इसका जो मूल शब्द है सौभाग्य में, यदि मैं मूल शब्द की बात करूं तो सौभाग्य में जो मूल शब्द है वो है भाग। आप बताते क्या? भाग्य। आप क्या बताते? भाग्य, और सौ को उपसर्ग बता देते। नहीं भाई साहब, इसका जो मूल शब्द है वो है भाग, और भाग में जब यह प्रत्यय जुड़ेगा तो यह के कारण ग गणेश आधा होगा, और यह शब्द क्या बनेगा? भाग्य बन जाएगा। अब इसी भाग को पहले हम सुहाग बना ले, इसी भाग को हम क्या बना ले? सुपसर्ग से सुभाग। तो सुभाग यानी अच्छा हिस्सा, अच्छा भाग, सुभाग यानी अच्छा हिस्सा, अच्छा भाग, सुपसर्ग हो गया। अब इसमें यह प्रत्यय जुड़ा तो यह के कारण ये ग गणेश वाला क्या हो गया? आधा, भा का भा। और जैसे मुख धनिक मौखिक होता है, मूल धनिक मौलिक होता है, भूगोल धनिक भौगोलिक होता है, तो सुभाग धन यह सौभाग्य हो जाएगा। सौभाग्य का मूल शब्द आपको भाग बताना है, तो सौभाग्य का अर्थ हो गया भाई साहब अच्छा भाग्य, और इसका विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप का परिचय। शब्द भंडार, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो शब्द भंडार का विकास नहीं है, कल्पनाशीलता का विकास नहीं है, सृजनात्मकता का विकास नहीं है, या भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी कथन के उद्देश्यों में भाषा के लिखित रूप से परिचय ये जो है जरूरी नहीं है। शब्द भंडार होता है, कल्पनाशीलता होती है, सृजनात्मकता होती है, कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन लिखित रूप से कोई परिचय नहीं है। आप कहानी पढ़ रहे हो, क्या लेना देना है लिखित रूप से? ठीक है, करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसका समास विग्रह सही है? भाई महापुरुष है तो क्या होना चाहिए था कि महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, और इसमें कौन सा समास होना था? कर्मधारय समास होना था। तो ये तो गलत लिखा है ना, महान तथा पुरुष, ये गलत हो गया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष समास। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह क्या होता है? बोलो, सत्य के लिए आग्रह। तो संप्रदान तत्पुरुष होना था, सत्य का आग्रह नहीं होता, ये भी गलत है। विद्यालय यहां पर बिल्कुल सही है, विद्यालय यहां पर बिल्कुल सही है। वनवासा लिखा है तो वैसे ही गलत है, और यदि ये वनवास भी होता तो भी क्या होता? वन में वास होता, तो भी क्या होता? वन में वास। यदि ये सही भी लिखा होता ना तो क्या होता? वन में वास, वन का वास नहीं, हाँ वनवासी मतलब वन का वासी। वनवास और वनवासी में अंतर है, वनवास और वनवासी में अंतर है। वनवासी क्या होगा? वन का वासी। वनवासी क्या होगा? बोलो, वन का वासी। वन गमन तो वन को गमन करने वाला, वन गमन में कर्म तत्पुरुष है, वनवासी में संबंध तत्पुरुष है, और वनवास में अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है इतना? यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक क्लियर है? तो भाई जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, और कोई स्टडी ग्रुप हो वहां पर शेयर कर दें। जल्दी से लाइक करो ताकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। और कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहां पर शेयर करना है। हाँ, आलय यानी घर का पर्यायवाची, घर गृह आलय या आगार भवन धाम निकेतन सदन। घर गृह आलय या आगार भवन धाम निकेतन सदन आलय नीलय निवास, तो ये सब आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है इतना? जल्दी से सेशन को लाइक कर दें ताकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तिरंगा में आपको बहुब्रीहि समास लगाना है दीपिका जी, तिरंगा में आपको बहुब्रीहि समास लगाना है, लेकिन त्रिफला में आपको द्विगु समास ही लगाना है। जबकि तिरंगा के 3 रंग फिक्स हैं, त्रिफला के भी 3 फल फिक्स हैं कि हर्र, बहेड़ा और आंवला, लेकिन त्रिफला द्विगु समास माना गया है, तिरंगा बहुब्रीहि समास माना गया है। ओके, तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, कसम वही रहेगी जो हम रोज देते हैं, और ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जाएंगे। एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 499 का अपना बैच है।
इसमें आपको लाइव प्रैक्टिस बैच मिलेगा जो कि फ्री रहेगा। लाइव इन्वायरमेंट जामिल सर आपको लाइव पढ़ाएंगे और सारे टीचर जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम भी, सर भी, सारे टीचर इसमें आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। स्पेशल एमपीटेड वर्ग 3 मैथ्स बाय आदित्य सर का कोर्स भी आपको इसी में मिल रहा है। 499 में आदित्य सर का कोर्स, ये सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड, जामिल सर लाइव और सारे सर भी लाइव रहेंगे जो प्रैक्टिस बैच करवाएंगे। नया ऑफलाइन बैच, ये हमारा 8 से 2 का समय है, इसका लाभ लेवें। मैथ्स फाउंडेशन 999, ईएसबी व्यापम फाउंडेशन 1499 का बैच है। एमपीटेट के लिए नई बुक आई है, 190 रुपये चार्ज है, आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। व्यापम एमपीएसआई की किताबें हैं, किताबें मंगवाने के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करना है। पूरे भारत में कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे, है ना। डिलीवरी चार्ज आपको बिल्कुल फ्री है, कहीं से भी। आप यदि इंदौर के पास देवास के रहने वाले हो तो भी वही चार्ज रहेगा। आप सिंगरौली से बुक कीजिए तो भी आपसे डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। चाहे आप अलीराजपुर के हो या सिंगरौली के हो या आप बालाघाट के हो या आप बुरहानपुर के हो या आप हो मुरैना के, है ना। और ये तो मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में यदि आप जम्मू कश्मीर के मांडा के भी हो, चिनाब नदी के किनारे, या आप तमिलनाडु के रामेश्वरम के भी हो तो भी यही चार्ज रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विनर्स पब्लिकेशन ऐप, यदि किताबें मंगवानी है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप है, कोई कोर्स परचेस करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ये हमारे ऐप के फीचर्स रहते हैं। मैंने जो भी पढ़ाया उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट, यहाँ पर रोजाना प्यारे प्यारे सर, मैं आप तो मुझे प्यारा प्यारा सर कहोगे नहीं, तो मैं खुद ही अपने मन से जो है मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन लेता हूं, है ना। तो 11 बजे प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं और यही सर शाम के 4 बजे भी लाइव आते हैं। तो दिन में 2 बार मेरी मुलाकात होती है इसी चैनल पर। अभी यहां से जाने के बाद आप इस लिंक को लाइक और शेयर करके रखिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नए जोश के साथ। आज फिर 4 बजे हमारी मुलाकात होगी, उससे पहले। तो सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि क्लास पसंद आई हो तो सेशन खत्म होने के बाद प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा सायोनारा।